वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2, इसकी यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, द वर्ल्ड डिवाइडेड। और हमारा टॉपिक है जो आज का वो है वियतनाम। सो इजी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर इस पूरे टॉपिक की। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आपके जो भी डाउट्स हो या जो भी आपकी क्वेरी हो, आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पूरे जितने भी टॉपिक के अंदर जो नोट्स पढ़ाए जाएंगे वो अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1 आप सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें, जो हमारा कोर्स कंटेंट है, तो आज की जो हमारी यूनिट 1 है, वो हम यहाँ पे डील करने वाले हैं वियतनाम के टॉपिक के साथ। तो देखिए, दोनों ऑप्शनल हैं, आप या तो कोरिया वाला कर लो या वियतनाम कर लो। तो पहले मैं आपको वियतनाम वाला करवाऊंगा, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कोरिया वाला टॉपिक भी आपको बहुत जल्द करवाऊंगा। तो बाकी के भी जो टॉपिक्स हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखें, सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई कोल्ड वॉर क्या है। कोल्ड वॉर क्या था, आपने क्लास 12th लेवल पे भी इसे पढ़ा होगा कि ये एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था। यानी कि ये लगातार एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें जो मेन जो इसमें सुपर पावर्स हैं, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं और उसके अलाइज हैं, और दूसरी तरफ है सोवियत यूनियन। इन दोनों के बीच में लगातार ये ये कॉन्फ्लिक्ट, ये टेंशन्स ये चलती रही। 1945 से लेकर लगभग अर्ली 1990s तक ये चलता रहा। कोल्ड वॉर के अंदर जो ये जो वर्ड आता है यहाँ पे कोल्ड, देखिए इसका मतलब क्या है कि वॉर कभी भी इन दोनों के बीच में आमने सामने ये कभी भी नहीं आए। अमेरिका और सोवियत यूनियन कभी भी फेस टू फेस ऐसी वॉर नहीं हुई इनके बीच में। हालांकि जो इनके अलाइज थे वो बहुत बारी आपस में लड़ जाते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। वियतनाम वॉर भी एक बहुत लंबा एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि लगभग 1955 से लेके 1975 तक चलता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये किसके बीच था? इट वॉज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ साउथ वियतनाम सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, जो साउथ वियतनाम था उसकी गवर्नमेंट को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। एंड जो अदर जो एंटी कम्युनिस्ट लोग थे, यानी कि जो साउथ वाला है, हम कह सकते हैं वियतनाम, वो ज्यादातर जो है कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे वहां पे, अमेरिकन सपोर्टर्स। एंड वहीं नॉर्थ वियतनाम को अगर आप देखोगे तो वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। उसको सोवियत यूनियन और चाइना का पूरा सपोर्ट था। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये धीरे धीरे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बन गया। और यहाँ पे क्या है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ हो ची मिन, ठीक है, हो ची मिन नाम से जो है ये लीडर, ये नॉर्थ वियतनाम में थे। एंड द फ्रेंच कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द साउथ, ये इनके बीच में पहले ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। आफ्टर द फ्रेंच विद्रोह इन 1954, 1954 में जो फ्रेंच लोग थे वो यहाँ से चले जाते हैं वियतनाम से। उसी टाइम पे ये जो वियतनाम कंट्री है, ये टू सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड हुई। एक था नॉर्थ वियतनाम और दूसरा था साउथ वियतनाम। आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आ रही होगी। ये आगे अब जो यहाँ पे मेन लड़ाई शुरू होगी वो आपको समझना है, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि वियतनाम वॉर के टाइम की ही हैं, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वियतनाम की वॉर है, इसमें यूएसए कैसे आता है, यानी कि अमेरिका का कहाँ यहाँ पे रोल था? 1960s का टाइम था। सेंडिंग मिलिट्री एडवाइजर्स टू साउथ वियतनाम टू हेल्प ट्रेन इट्स आर्मी एंड सपोर्ट इट्स गवर्नमेंट। अमेरिका ने 1960s के आसपास अपनी मिलिट्री भेजना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, साउथ वियतनाम के अंदर। और वहाँ के लोगों को और वहाँ की आर्मी को, वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया। फिर क्या हुआ? 1965 का टाइम आता है भाई, यूएस ने बहुत लार्ज स्केल पर मिलिट्री इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे, आप कह सकते हो थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स जो थे वो भाई वियतनाम में आ चुके थे कम्युनिस्ट फोर्सेस से लड़ने के लिए। और ये वॉर जो है, ये बहुत ज्यादा ब्रूटल फाइट फाइट चल रही थी भाई। यहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत चला। देखो, वियतनाम वाले जो लोग थे ना, उनको गुरिल्ला वॉरफेयर करने में बहुत इंटरेस्ट आता था। इसमें क्या होता है, आप छुप छुप कर सामने वाले के ऊपर जो है अटैक करते हो। हैवी बॉम्बिंग चलाई अमेरिका ने, कैंपेनिंग चलाई, यानी कि बहुत ज्यादा बॉम्ब, आप ये समझ लो कि जो इनके फाइटर जेट्स होते हैं वहां से इन्होंने एक केमिकल छिड़का, एजेंट ऑरेंज। ये क्या करता है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सबको गला देता है। देखो, गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है ना, जंगल वगैरह में ज्यादा छुप छुप के ये ज्यादा वॉर होती है। तो वियतनाम में ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया था। अमेरिका वालों ने क्या जुगाड़ लगाया, कि भाई एजेंट ऑरेंज नाम से जो एक केमिकल था वो छिड़क दिया। और इसी तरीके से भाई ये पूरा चलता रहा,
ठीक है, ये वॉर जो है 1975 में खत्म हुई। और ऐसे में हुआ क्या, जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थी नॉर्थ वियतनाम की, वो जीत गई साउथ वियतनाम के ऊपर। और यहाँ पे जो साइगोन था, ठीक है, साइगोन एक सिटी का नाम है जो कि एक टाइम पे कैपिटल थी साउथ वियतनाम की। और वहीं पे वहाँ पे आप कह सकते हो कि मतलब रीयूनिफिकेशन हुआ कंट्री का। और ये कंट्री जो थी भाई, ये कम्युनिस्ट रूल के अंदर आ गई। और बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ा भाई अमेरिकन सोसाइटी पे, अमेरिकन पॉलिटिक्स पे। ये देखिए, मैं आपको कुछ मैप से समझाता हूँ। ये नॉर्थ वियतनाम है ऊपर, जिसकी कैपिटल हनोई थी। और साउथ वियतनाम में अगर आप देखोगे तो इसकी कैपिटल साइगोन थी। साउथ वियतनाम जो था वो अमेरिका ने इसको सपोर्ट कर रखा था। नॉर्थ वियतनाम को जितने भी कम्युनिस्ट देश थे, वो जैसे यूएसएसआर है, चाइना है, वो इसको पूरी सपोर्ट करते थे। अब मैं आपको बताता हूं कि वियतनाम वॉर के कॉजेस क्या थे, किस वजह से वियतनाम वॉर हुई। ठीक है, सो इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। सबसे पहला था फ्रेंच कॉलोनियलिज्म। देखो, वियतनाम एक फ्रेंच कॉलोनी थी सिंस द 19th सेंचुरी। एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट वहां पर चलते रहते थे, ठीक है, डिकेड्स तक चले। और सेकेंडली है, कोल्ड वॉर की टेंशन भी थी भाई। द वियतनाम वॉर, आप कह सकते हो कि यूएसए और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, इन दोनों के बीच की जो टेंशन थी उसका भी असर कहीं ना कहीं वियतनाम में देखने को मिला। आपको पता है नॉर्थ वियतनाम जो है वो कम्युनिस्ट फोर्सेस थे वहां पे। साउथ वियतनाम में जो है आपको पता है सारे कैपिटलिस्ट जो लोग थे वो थे। सो इस तरीके से हम इसको कोल्ड वॉर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और नेशनलिज्म भी था भाई। ठीक है, कम्युनिस्ट फोर्सेस चाहते थे कि हम अपने आप का, मतलब हमारे पूरे वियतनाम का एक वियतनामाइज, मतलब एक गवर्नमेंट हो, यूनिफिकेशन हो। ये भी एक रीजन रहा। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी था भाई। यूएसए हमेशा साउथ ईस्ट एशिया को ये समझता था कि भाई ये हमें अपने कैपिटलिज्म के इन्फ्लुएंस में लाना पड़ेगा। अगर साउथ ईस्ट एशिया कम्युनिज्म की तरफ चला गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है भाई। ये जो वॉर थी, ठीक है, इसके अंदर आप कह सकते हो कि बहुत लोगों को इससे प्रॉफिट भी मिलने वाला था। ठीक है, और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं। यहीं पे एक इंसिडेंट भी हुआ था, गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल वी कैन से दैट वियतनाम वॉर एक रिजल्ट था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इसके फैक्टर्स थे इसके पीछे। और कहीं ना कहीं जो कोल्ड वॉर की टेंशन्स हैं वो बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब देखो भाई, कुछ आपको मैं ब्रीफ में बताता हूँ इसकी हिस्ट्री। कॉलोनियल पीरियड का टाइम क्या से क्या था, मतलब वियतनाम के अंदर। सो पहले इसको इंडो चाइना कहा जाता था, फ्रेंच इंडो चाइना। 1860 से लेके 1941 तक ये यहाँ पे रहे। फिर जापान, मतलब जैपनीज इन्वेजन हुआ यहाँ पे 1941 से लेके 1945 तक। फिर क्या हुआ, 1945 में जो नदर्न ट्रूप्स थे उन्होंने चाइना को सरेंडर कर दिया था भाई। ठीक है, आपको पता है जापान की हालत खस्ता हो चुकी थी 1945 तक। और जो सदर्न ट्रूप्स थे उन्होंने यूके को सरेंडर किया। अब आगे है फर्स्ट इंडो चाइना वॉर, 1946 से लेके 54 तक ये चली। अब यहाँ पे नॉर्थ वियतनाम के अंदर जो है एक ग्रुप है वियत मिन, जिसके लीडर हैं हो ची मिन। वर्सेस जो साउथ वियतनाम के अंदर जो है फ्रेंच लॉयलिस्ट और कुछ आर्मी वाले लोग हैं जो फ्रेंच लोगों की तरफ ज्यादा लॉयल थे। सो ऐसे में फ्रेंच डिफीटेड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक जेनेवा अकॉर्ड्स के ऊपर साइन होता है। और जेनेवा अकॉर्ड्स 1954 में कुछ बातें की गई कि भाई जो 70th पैरेलल लाइन है वहां से वियतनाम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। जो नॉर्थ वियतनाम है वहां पे कम्युनिस्ट जो लीडर है हो ची मिन, वो रूलर था। और साउथ वियतनाम जो है वो पूरी तरीके से प्रो वेस्ट वाले लीडर्स थे वहां पे, यानी कि कैपिटलिज्म को मानने वाले। सो यहाँ पे जो आप कह सकते हो नो दिन डैंग थे। और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली भाई। कॉलोनियल रूल जो था अब यहाँ पे खत्म हो चुका था। अब आगे देखते हैं। सो हो ची मिन सिटी, ठीक है, आप कह सकते हो हो ची मिन सिटी, यहाँ पे आप कह सकते हो साइगोन का नाम बाद में बदलकर हो ची मिन कर दिया गया। ठीक है, हो ची मिन सिटी। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आगे कैसे बढ़ता है आपको बताता हूँ। सो जो नो देन दायम थे वो बहुत करप्ट थे, बहुत ही ऑटोक्रेटिक टाइप के रूलर थे। उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों के साथ बहुत बुरा किया था, उनको बहुत ही ज्यादा परज्यूकेशन हुआ उनके साथ। और ये नॉर्थ और साउथ लगातार इनकी फाइट होती रहती थी। अब यहाँ पे एक और ग्रुप था वियत कॉन्ग का। वियत कॉन्ग क्या है, एक कम्युनिस्ट गुरिल्ला फोर्स है साउथ वियतनाम की, जो कि एक यूनिफाइड वियतनाम चाहती थी। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। वियत कॉन्ग में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बड़े, यंग, हर कोई शामिल होकर ये वियतनाम को एक यूनिफाइड वियतनाम बनाना चाहते थे।
अब यहाँ पे अमेरिका का इंटरवेंशन होता है। देखो, ये एक डोमिनो थ्योरी होती है। डोमिनो थ्योरी का मतलब है अगर एक यहाँ से गिरेगा तो ये सारे गिरते चले जाएंगे, आपको पता है, ये आपने देखा भी होगा। अब यहाँ पे अगर एक देश में कम्युनिज्म आया और अगले पे भी आ गया, सो ये ही इफेक्ट पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे देखने को मिलेगा। सो अमेरिका को यहाँ से पता चल गया था कि भाई अब हमें अपने एडवाइजर्स भेजने पड़ेंगे, ठीक है, वहां पे वियतनाम में, और ये इस चीज को कंटेन करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ये जो कम्युनिज्म स्प्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे गल्फ ऑफ टोंकिन का एक इंसिडेंट होता है। हुआ क्या था, देखिए, गल्फ ऑफ टोंकिन ये आपको दिख रही होगी, ठीक है, जस्ट हाइनान के साइड में ही है, हनोई के नीचे। गल्फ ऑफ टोंकिन में क्या हुआ, अगस्त 1964 का टाइम था। एक यूएस नेवल शिप थी जिसका नाम था यूएसएस मैडॉक्स, उसके ऊपर अटैक हुआ नॉर्थ वियतनामीज बोट्स के द्वारा गल्फ ऑफ टोंकिन के पास में। सो यूएस कांग्रेस जो थी उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया, द गल्फ ऑफ टोंकिन रिजोल्यूशन, और यहां से यूएसए ने कह दिया भाई अब हम बदला लेंगे, जो नॉर्थ वियतनाम वाले हैं उन्होंने हमारी शिप के ऊपर अटैक किया है। हालांकि ये इट वॉज अ फेक इंसिडेंट। याद रखना, अमेरिका को बस एक बहाना चाहिए था, किसी तरीके से वो वॉर के अंदर आ जाए। और उस टाइम पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था लिंडन जॉनसन, ठीक है, लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट थे। सो बाय 1967 यूएसए जो है लगभग, आप मान के चलो भाई 5 लाख से ज्यादा सैनिक आ चुके थे, उनके सोल्जर्स वियतनाम में आ चुके थे। बहुत ज्यादा बॉम्बिंग कैंपेन्स चलाए गए, केमिकल एजेंट्स जैसे कि एजेंट ऑरेंज और नेपाम का यूज किया गया। देखिए, ये एजेंट ऑरेंज है, पहले ये पेड़ ऐसा था, इसके ऊपर जब आपने ये केमिकल छिड़का तो ये इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे। सो होता क्या है, वियतनाम के अंदर ज्यादातर पेड़ पौधे थे जहां से छुप छुप कर गुरिल्ला वॉरफेयर चलता था, इसी को कंटेन करना चाहता था अमेरिका। सो ये कुछ पिक्चर्स हैं वॉर के टाइम की, जो कि आपको देख के टॉपिक को थोड़ा सा समझने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये सारे फोटोज वियतनाम वॉर के हैं। अब यहाँ पे एक और घटना होती है जिसको कहते हैं हम टेट ऑफेंसिव। टेट ऑफेंसिव में क्या होता है, जनवरी 1968 में एक सरप्राइज अटैक हुआ। वियत कॉन्ग ने जो है मेजर जितने भी आर्मी बेसिस थे यूएस के एम्बेसी के, वहां पे अटैक किया, और ये एक मिलिट्री फेलियर था, ठीक है। पर यहाँ से क्या हुआ कि बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है नॉर्थ मतलब जो वियतनाम वालों को या वियत कॉन्ग वालों को। यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है पूरे वॉर के अंदर, ठीक है, कि उन्होंने अटैक किया, उनको पता चल गया कि भाई ये अमेरिका तो कुछ भी नहीं कर पाया हमारा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे एक घटना और हुई थी इसी टाइम पे, वियतनाम वॉर में जब भी हम पढ़ते हैं तो ये भी घटना जरूर पढ़ाई जाती है, माई लाई मैसेकर। 1968 में यूएस के जो ट्रूप्स थे उन्होंने सिविलियंस को बेमतलब में मार दिया था, ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए थे जिनकी फोटो आप देख सकते हो। अब एंटी वॉर सेंटिमेंट्स आने लगे, स्टूडेंट्स लोगों ने भाई वॉर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत मोमेंटम मिलने लगा इन सब चीजों को, कि भाई अमेरिका वाले भी स्टूडेंट्स अब ये कह रहे थे कि भाई हमारे ट्रूप्स वापस आ जाओ, हमारा क्या मतलब है कि हम वियतनाम की वॉर के अंदर घुसे हुए हैं। सो ये सब चल रहा है। अब यहाँ पे सारे कह रहे थे लिंडन जॉनसन जो है वो अपना इस्तीफा दे दो, रिजाइन कर दो, ठीक है, ये सब बहुत चल रहा था। अब यहाँ पे अगला नाम आता है रिचर्ड निक्सन का और वियतनामाइजेशन का। यहाँ पे क्या हुआ, देखो, रिचर्ड निक्सन विल टेक अमेरिका आउट फ्रॉम वियतनाम वॉर, ये कह रहा था कि मैं अमेरिका को वियतनाम वॉर से बाहर ले आऊंगा और मैं वियतनामाइजेशन मतलब वियतनामाइजेशन करूंगा, यानी कि वियतनाम को यूनिफाई करूंगा, नॉर्थ साउथ नहीं रहेगा, एक ही वियतनाम बनेगा। हुआ क्या, 1968 में निक्सन पावर में आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो जो बड़े बड़े वादे किए थे, भाई मैं वियतनाम को एक कर दूंगा, अमेरिकन ट्रूप्स को बुला लूंगा। सो बाय 1970 साउथ वियतनामीज फोर्सेस वर इंक्रीज्ड एंड यूएस फोर्सेस रिड्यूस्ड। 1970 आते आते तक अमेरिका की फोर्सेस वापस आने लगी और साउथ वियतनाम की फोर्सेस बढ़ने लगी। अब यहाँ पे पेरिस एकॉर्ड्स होते हैं, पेरिस पीस एकॉर्ड 1973, यूएसए वॉर से बाहर आ गया, फाइटिंग अभी भी चलती रही। नॉर्थ वियतनाम कैप्चर्ड साइगोन इन अप्रैल 1975, नॉर्थ वियतनाम वालों ने साइगोन को कैप्चर्ड कर लिया। साइगोन याद है आपको, साउथ वियतनाम में जो सिटी थी साइगोन, उसको जो है कैप्चर कर लिया, और नॉर्थ और साउथ वियतनाम एक हो गया। अब कैजुअलिटीज की अगर हम बात करें, लगभग 58,000 यूएस सोल्जर्स इस पूरे वियतनाम वॉर में मारे गए, लगभग 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख वर वॉन्टेड, एंड वियतनाम के लगभग 1 से 2 मिलियन लोग मारे गए, बहुत ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। सो ये कुछ डेटा था। इम्पैक्ट की बात करें, सो ये पहली यूएस की मेजर डिफीट थी, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर को अमेरिका नहीं संभाल सका,
मॉडर्न वेपन से सिर्फ कुछ नहीं होता, आपको गुरिल्ला वॉरफेयर जैसी टैक्टिक्स से भी निपटना आना चाहिए। और पब्लिक परसेप्शन इसमें ये रहा कि रीजन फॉर वॉर नॉट वेल अंडरस्टूड बाय पब्लिक, लोगों को समझ नहीं आया भाई वॉर चल किस ले रही थी। सो बहुत ज्यादा फिर पीस मूवमेंट वगैरह चलाए गए कि अमेरिका को बाहर आ जाना चाहिए, और बहुत प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। और यहां से कोल्ड वॉर के जो पूरे डायनेमिक्स हैं भाई वो चेंज होते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा आप अपना फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में जाके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।